नमस्कार मित्रों। आई होप ऑल इज वेल, सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मेंस के अंतर्गत पर डे हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं। उसमें जानते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर वे क्या होना चाहिए हमारे सामने। उसकी थोड़ी सी फिल्म हम लोग बनाते हैं, फिर आपसे हम कहते हैं कि इसको एक बार ट्राई करें। जब तक आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर पा रहे हैं तो वहाँ लगभग 3 से 3.5 प्रश्नों का जब तक आप अभ्यास नहीं कर लेंगे तब तक आपकी लेखन शैली बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप इस यात्रा में उतरें तो 50% नॉलेज का गेम है और बाकी जो 50% होता है वहाँ रिप्रेजेंट करने का गेम है। आपने बहुत तैयारी किया है, आपने रनिंग किया है, मतलब 2 साल 1 साल तैयारी किया रनिंग करने के लिए, लेकिन जब आप युद्ध में पहुंचते हैं लेकिन वहाँ कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ आप सीक्वेंस वाइज नहीं जान पाते चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जरूरी होता है हमें अभ्यास करना कि बेहतर अभ्यास कैसे करें। तो उसी सीरीज में आज का क्वेश्चन है 28 दिसंबर का। क्या क्वेश्चन है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं इसका भूमिका क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। और मैं आपके थोड़े आइडियाज पे काम करता हूँ कि आप दिमाग से कुछ और भी सोच सकें किताबों की दुनिया से निकलकर। क्वेश्चन क्या है, ये जीएस2 का क्वेश्चन है। देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये क्या लिखा है, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए, ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए, इसके मुख्य चुनौतियां क्या हैं ना। एक्सप्लेन ई गवर्नेंस, तो पहले ही हमारी चुनौती बन जाती है कि पहले हम जब प्रश्न को समझें तो पहले ये जानें कि इस प्रश्न की डिमांड क्या है, यानी इस प्रश्न में लिखना क्या है। ध्यान रखना, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, हम उसका सिस्टमेटिक एक वे नहीं बना पाएंगे। तो पहली बात, ये 200 वर्डों में आया, ध्यान रखना 200 वर्डों में, और यहाँ से कहा जाए तो 12 मार्क्स में 12 नंबर में दिया गया है। तो जब 12 नंबर में दिया गया 200 नंबर में और जीएस2 का ये पार्ट है, तो कैसे इसको हमें लिखना चाहिए, ये हमारे सामने एक चुनौती बन जाती है। तो सबसे पहले इसके कीवर्ड को जानेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। पहले आप डिफाइन करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में, उसमें स्पष्ट कहा है, अगर नहीं भी करता हम तब भी करते ई गवर्नेंस को। तो पहला एक पॉइंट क्या बन जाएगा, ई गवर्नेंस क्या है इसको डिफाइन करेंगे मुख्यतः 1 या 2 लाइन में। उसके बाद ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या हैं, यानी क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका फीचर्स है, यानी इसका उद्देश्य क्या। दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला बन जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। तीसरा पॉइंट इसके सापेक्ष में इसके प्रॉफिट पूछ रहा है कि वर्तमान के परिदृश्य में इसके क्या प्रॉफिट हुए हैं, तो तीसरा पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या बनेगा, एक मुख्य चैलेंजिंग जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं। तो यानी 4 प्रश्नों के आधार पर हम इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसके आगे भी जाएंगे तो 5 पॉइंट हम लोग समाधान की तरफ हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इसमें चुनौतियाँ हैं उनको सजेशन के रूप में हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी ये जो प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इसके जो एक दायरा है लिखने का वो 5 स्टेप पे काम किया जाएगा। अगर आपको पांचों स्टेप सीक्वेंस वाइज सजाएंगे तो क्या होगा, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हमें करना चाहिए। जब भी कोई प्रश्न आए तो पहले उसका एक फिल्म सी बना लीजिएगा उस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्लियर, पहला ई गवर्नेंस के बारे में समझेंगे कि ई गवर्नेंस क्या है। नंबर 2, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आप बता दीजिएगा कि इसकी जो उद्देश्य है या इसकी जो विशेषताएं हैं, जो इसका फीचर्स है, ध्यान रखना वो क्या है। तीसरे, क्या इसके बेनिफिट्स हुए हैं, क्या इसके प्रॉफिट हुए हैं, क्या इसका लाभ हुआ है, इसके एस्टेब्लिश होने से क्या प्रॉफिट्स हुए हैं, ये आप डिफाइन कर दीजिएगा। तीसरा, यहाँ से हम लोग क्यों इसके चैलेंजेस हैं, ध्यान रखना जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं वो क्या क्या हैं हमारी, उसके बारे में कुछ मुख्यतः बात कर दीजिएगा। हालांकि बहुत सारी चुनौती बन सकती हैं, लेकिन एक यूपीएससी आपको बांध देता है, वर्डों में बांध देता है कि आपको प्रश्नों को उतने ही वर्डों में मल्टी डायमेंशन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कुछ समाधात्मक निष्कर्ष या कंक्लूजन की आप बात कर सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें आप इस प्रश्न में दे देंगे तो प्रश्न का एक स्ट्रक्चर है तैयारी करने का, वो आपके दिमाग में थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा। अब ये प्रश्न बन जाता है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखें, ई गवर्नेंस को कैसे सजाएं। तो पहला पॉइंट इसको डिफाइन करना है, दूसरा यहाँ करना है, तीसरा इसको करना है, चौथा पॉइंट इसको करना है और पांचवा पॉइंट इसको करना है। आप पांचों ही बातें अगर प्रश्न में समाहित कर देंगे तो प्रश्न का एक स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बन जाएगा। आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए था ई गवर्नेंस के बारे में। पहली बात तो लॉजिकल पॉइंट से समझने का प्रयास करें ई गवर्नेंस है क्या। देखो, हमारे बीच में हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के पास जो पावर है हमारे पास, वो किसके पास है, ध्यान रखना पीपल के पास है, जनता के पास है। जनता ही क्या करती है, सरकार का चयन करती है। अब यहाँ गवर्नमेंट और जनता है, ध्यान रखना गवर्नमेंट का चयन जनता ने किया। अब जनता यहाँ से इन दो लोगों के बीच में संवाद कैसे करे, ध्यान रखना इस संवाद के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। संवाद के रास्ते सोशल मीडिया हो सकता है, संवाद के रास्ते टेक्निकल इशू टेक्निकल पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न बन जाता है तो ऐसे ही
जितना भी लोगों के बीच के अंदर का जो संवाद संवाद होता है, जब वो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होगा, उस संवाद की पूरी सूचना को, प्रसार को, संचार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस क्या है कि जब हम जनता के और सरकार के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ई गवर्नेंस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक शासन कहते हैं। सपोज करके देख लीजिएगा, आज के समय जितना भी है, लगातार हम कन्वर्ट कर चुके हैं गवर्नेंस की तरफ। अब हमें इसमें लिखना क्या चाहिए? ध्यान रखना, यहाँ नॉर्मली वे में आप डालेंगे, क्या लिखेंगे? किसी देश के नागरिक को सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं, सरकारी सेवाएं एवं सरकारी सूचनाएं एवं सेवाएं देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो प्रयोग किए जाने वाला तंत्र है, उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ लिखेंगे, एक लाइन लिखने के बाद इसमें लिखेंगे आप लोग कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वर्तमान में आर्थिक या आर्थिक विकास की कुंजी है। तो आपने डिफाइन कर दिया कि जब तक आर्थिक विकास डेवलप कब होगा? जब हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स इंट्रोडक्शन में आप 3 लाइन 2 लाइन लिखेंगे जब, कि किसी भी देश के अंतर्गत सरकारी सेवाएं एवं सूचनाओं को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के समन्वित के प्रयोग के द्वारा किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम ई गवर्नेंस या ई शासन या इलेक्ट्रॉनिक शासन के नाम से जानते हैं। वर्तमान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास की कुंजी है। ये 3 लाइन जब आप दे देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? एक रेडी हो जाएगा। और जब इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा तो फिर उसमें मूलभूत बातें आप क्या करेंगे? जोड़ने का प्रयास करेंगे। मूलभूत बातें कौन सी निकल के आ जाएंगी? अगला पॉइंट यहाँ से देखा जाए तो क्या था हमारे पास? यहाँ से क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, क्या इसके लाभ हैं। इस ऑब्जेक्टिव को आप लाइन लाइन में सजा दीजिएगा, 5-6 ऑब्जेक्टिव में चलेगा। इसके करने के तरीके क्या होना चाहिए? आइए बात कर लेते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला उद्देश्य देखिए, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी आया है तो हमारे पास नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना स्टार्ट हो गया। तो पहला पॉइंट आप यही डालेंगे कि नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना इसका एक मूल उद्देश्य है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आज अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र को देखा जाए तो लोगों को पहले यही नहीं पता था कि इसकी रेट वहाँ उस मंडी में क्या चल रहा है, एग्जाम्पल बेस पे समझे, या कुछ और किसी क्रय कर रहा है, विक्रय कर रहा है, एमएसपी के बारे में या किसी मूल्य के बारे में पता नहीं था, वो जानकारी किसी अधिकारी ने बता दी, इतना ही मान लिया। लेकिन आज सूचनाएं क्या हैं? सारी क्या है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइडों पर उपलब्ध हैं। तो सरकार के साथ लोग क्या है? कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2, ऐसा करने से पहले हमारे पास जो शासन में, ध्यान रखना, पारदर्शिता थी और जवाबदेही थी, ध्यान रखना, उसमें कहीं ना कहीं सीमित दायरा था। अब टेक्नोलॉजी से जैसे मान लीजिएगा किसी का, हम लोगों ने ITR भी निकालना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है, ध्यान रखना, वो जाती है और ऑटोमेटिक निकल के जाती है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से बन जाएगा कि पारदर्शिता के साथ या पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाना। जवाबदेही मतलब, क्योंकि जब आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ जनता है और यहाँ सरकार है। तो जब जनता ने सरकार को चुना है तो सरकार भी क्या है? जवाबदेही है जनता के प्रति कि भाई ये जो काम है ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है इसकी। और क्या है? शासन व्यवस्था में दक्षता लाना, मतलब जो एक्टिव है वो क्या करना? और ज़्यादा बढ़ाना। तो यहाँ लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कि शासन व्यवस्था में दक्षता लाना, शासन व्यवस्था में दक्षता लाना। और बताओ सभी लोग, आप इसमें कमेंट करके आप बता दीजिएगा क्या क्या इसमें हो सकते हैं। और नंबर 4 पॉइंट जो बचेगा, लोगों को एम्पावर करना, लोगों को सशक्त बनाना। यानी लोग जब एम्पावर होंगे तो अपने अधिकारों के प्रति क्या होंगे? जानकारी होगी उनको, अपने अवसरों के प्रति जानकारी होगी, अपने कार्यों के प्रति जानकारी होगी। तो यानी यहाँ पे जनता को सशक्त बनाना, या ध्यान रखना, एक प्रकार से कह सकते हैं लोगों को सशक्त बनाना, एम्पावर करना, ये इसका मूलभूत। और भी 1-2 पॉइंट यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि जो व्यापार है, जो उद्योग है, इसको इंटरफेस सुधार करना। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? व्यापार को सुविधाजनक बना दिया है। एक व्यक्ति पहले पैसे लेके यहाँ जाता था, ध्यान रखना, और जो व्यापारिक चीजें क्या होती थी वहाँ फिर डिले होती थी, तो उसमें टाइम लगता था। आज के समय क्या बोल दिया है कि व्यापार को ई गवर्नेंस के माध्यम से, चाहे गवर्नमेंटल हो या फिर कोई सेवा हो, उसको इजी वे में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ भी व्यापार एवं जो है बाकी चीज़ों को आसान बनाना ये है इसका। तो कुछ जब 4-5 बातें लिखेंगे, क्योंकि हमें 200 वर्डों में लिखना, तो ये मूलभूत बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए जो हमें लिखनी चाहिए। नहीं, बेसिक बातें बहुत सारी हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सरकार से इंटरनेट देख पाते हैं, यूट्यूब देख पाते हैं, सपना के गाने सुन पाते हैं। ये कोई शासन व्यवस्था का अंग नहीं है, ध्यान रखना।
ये आनंद का विषय है, तो हम मूलभूत बातें वो लिखेंगे जो हमें दिमाग में विधिवत तरीके से होनी चाहिए। तो जब आप इतना लिखेंगे तो उद्देश्य में वो समझ जाएगा कि हाँ आपने थोड़ा सा इस पे काम किया है तो आपने इसको कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, इसके क्या प्रॉफिट्स हैं, ध्यान रखना, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या इसके लाभ हैं, ध्यान रखना क्या इसके प्रॉफिट्स हैं। ये इस तरीके से जब तक चीज़ों की अनाम अनाम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रश्न लिखने आप आराम सीख जाएंगे। ध्यान रखना, किसी को प्रश्न लिखना नहीं आता तो किसी प्रेमिका पर, किसी माता पर, किसी भाई पर, किसी समाज पर आप लिखना प्रारंभ करो सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार इसमें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड जो मैं अब लिखते समय मुझे याद आ रहे हैं। तो जब लेखन शैली स्टार्ट करने का मतलब है कि आप स्टार्ट करिएगा, एक दिन गलत लिखा जाएगा, अगले दिन और गलत लिखा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन एक ऐसी प्रक्रिया आएगी उसमें मूलभूत सुधार होना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये जरूरी है। अब इसके क्या लाभ दिखेगा, सब लोग यहाँ पे लाभ को भी पॉइंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ये तरीके भी हो सकते हैं, ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं, या इसके लाभ को इस तरीके से। ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे करेंगे, लेकिन बेहतर तरीके जो माना जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट माना जाता है, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है यहाँ से जो इसके लाभ हैं, जो प्रशासनिक, जो हमारी सेवाएं हैं, जो कार्य हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं या सेवाओं की जो दक्षता है या उसमें क्या सुधार हुआ है, ध्यान रखना, जो प्रशासनिक चीजें हैं उनमें क्या हुआ है, प्रशासनिक कार्यों में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। बिल्कुल सही बात है। पहले हम आपने देखा गांव में एक पुलिस वाला पहुंच जाता था तो हम डर जाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जान लिया कि भाई समस्या क्या, क्यों आया है। ये एसडीएम के पास अगर कोई एसडीएम गांव में पहुंच जाता तो लगता कि भैया भगवान आ गया है। तो इसका मतलब क्या, हम जानकार नहीं थे, ध्यान रखना, कि इनके कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है, या इनकी जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। जान गए तो हम लोग अवेयर हो गए, जब अवेयर हुए तो लोगों को जानने के लिए हमने चीज़ों को एवेलुएट किया। नंबर क्या है उसके बाद यहाँ इसके लाभ, दूसरा पॉइंट ये है, सरकार को आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। सरकार को आंकड़े का मतलब चाहे किसी भी रूप में आंकड़े हों, चाहे गरीबी के रूप में, किसानों की आय के रूप में, किसी अन्य आय में। अब जब आंकड़े प्राप्त होंगे तो आंकड़े प्राप्त होने से, जब उन्हें ऑनलाइन आंकड़े प्राप्त हो गए हैं, तो जो भी योजना जब बनेगी, जो भी प्रोग्राम बनेगा, ध्यान रखना, उसको लॉन्च करने में क्या होगा, ध्यान रखना, आसानी होगी, या उसको चालू करने में क्या होगा, आसानी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें उसके मार्क, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को क्या करना है, इवेलुएट करना। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि योजना प्रोग्राम चालू करने में या नीति निर्माण में सहायक हो जाता है, नीति निर्माण में सहायक हो जाता है क्या, ई गवर्नेंस, क्योंकि हमें आंकड़े आ चुके हैं। और क्या होंगे इसको ध्यान रखना, जो हमारा गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि सभी को सुविधाएं मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, तो यानी यहाँ सुशासन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, ध्यान रख, बैड गवर्नेंस सुशासन में क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना, सुधार हुआ है, एक बेहतर तरीके की तरफ कन्वर्ट हुआ है। और बताओ क्या होता है, कि क्या हो सकता है इसका लाभ। और भी तुम लाभ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जनता और सरकार के बीच में संवाद का दायरा कम हुआ, जनता एवं सरकार के बीच में दायरा क्या हुआ है, कम हुआ है, संवाद का दायरा कम हुआ। पहले क्या आप देखते थे, पहले अब डायरेक्टली आप योगी जी को या मोदी जी को मेल कर सकते हैं, पीएम को डायरेक्टली आप फैक्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने संवाद के दायरे को ई गवर्नेंस से क्या कर रहा है, उनकी साइडों से कन्वर्ट कर दिया। और क्या बोलो, और क्या लाभ हो सकते हैं, व्यापार जो है वो इजी वे में कन्वर्ट हो गया है, व्यापार करने का तरीका क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। और क्या लाभ है देखिएगा, और बताइएगा। और जो हमारे रोजगार के अवसर हैं, और भी क्या लाभ हैं, जो हमारे रोजगार के जो अवसर हैं वो क्या हुए हैं, सृजन हुए हैं, ध्यान रखना, जो अलग अलग डिपार्टमेंटल बने हैं, दिखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी डिपार्ट, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अलग कर दिया गया है, तो क्या बचे है, यहाँ रोजगार के अवसर भी क्या हुए, बिल्ड हुए। तो कुछ ऐसे मुख्य लाभ लिख दीजिएगा जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न के, ध्यान रखना, जो एग्जामिनर है उसको इफेक्ट करता है। अब यहाँ से अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके दिमाग में दो फिल्म बन पड़ी, प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन चुनौतियाँ क्या है, इसको भी आप आराम से पॉइंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे, चैलेंजेस जो हैं उसके बारे में भी यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं, क्या ये चुनौती है, क्या चुनौती होंगी। इस चुनौती को हम लोग 2 से 3 पार्टों में बांट सकते हैं। पहला अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। इस पॉइंट को बड़े डिक्लेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अभी भी लोगों के पास गांव में चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिजली नहीं है, ध्यान रखना। बिजली है तो वहाँ संसाधन नहीं है, जैसे मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और अगर ये सब है तो तरीका नहीं है चलाने का। क्या आपके गांव में कोई ऐसा जो प्रधान पैसा खर्च कर पा रहा है, आप उसको ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि वो एक एक रुपया कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। इस तक की जानकारी, ध्यान रखना, वेबसाइटों पे आज के समय में अपलोड रहती है। क्यों, क्योंकि हम गुड गवर्नेंस की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ सारी जानकारी, मोदी जी ने कितना बजट पेश किया, किसके लिए कितना करा, तो वहाँ उनके पास है ही नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ एक पहला पॉइंट तो बन जाता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ से जो लागत का प्रभाव है, ध्यान रखना,
वो बड़ा इफेक्टेड है, जो यहाँ कोस्ट वैल्यू है वो ज़्यादा है। एक गरीब आदमी को भोजन नहीं मिल रहा है तो पहले वो भोजन की व्यवस्था करेगा या वो नेट की व्यवस्था करेगा? बोलेंगे सर वो लागत अगर ज़्यादा है, जैसे मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, अभी महंगी क्यों है ध्यान रखना इंडिया में, उसकी वजह क्या, कोई अवसरचनात्मक चीज़ें हम लोग अभी बिल्ड नहीं कर पाए हैं, तो ये हमारे लिए क्या चुनौती है। तीसरा सबसे बड़ी बात आती है कि गोपनीयता का प्रभाव पड़ रहा है। गोपनीयता मतलब यहाँ से निजता का जो अधिकार आर्टिकल 21 कहता है, तो लोग यहाँ सोशल मीडिया इन सब चीज़ जानकारी आने के बाद वहाँ आंकड़े जो हैं, अगर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गए तो हर किसी व्यक्ति की जो एक प्रकार समस्या है वो यही है, गोपनीयता को खतरा हो गया है, ध्यान रखना। और साथ में जो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, ध्यान रखना, साइबर क्राइम की, एक प्रकार से कह सकते हैं साइबर क्राइम की। तो यहाँ क्राइम लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे की चीज़ों का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये कुछ मूलभूत बातों में आप चुनौतियों में दर्शा दीजिएगा, और जब 4-5 बातें लिखेंगे चुनौतियों में कि मुख्यतः अवसंरचना के रूप में बिजली संसाधन तरीकों से अभी भी ध्यान रखना अवगत नहीं है। इंडिया में अभी तुम देखेंगे 6,50,000 के आसपास लाख जो है गाँव है, ध्यान रखना, उन गाँव में कितने लोगों में वाईफाई है, कितने लोगों में नेट है, ध्यान रखना, इस चीज़ को भी जानने का प्रयास करो। इंडिया अभी तक कितने जगह, ध्यान रखना, 2G के बाद 3G पहुंचा पाया है, 4G पहुंचा पाया है, 5G पहुंचा पाया, ये बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। तो ये क्या है, अवसंरचना नहीं है। तो यहाँ एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस के जो उपकरण हैं अभी वो महंगे हैं, इसलिए यहाँ तक अभी तक निचले स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जब आप चुनौतियों के रूप में इतना कुछ लिख देंगे तो इस प्रश्न की पूरी क्या है, एक सिस्टमेटिक थ्योरी बन जाएगी। बोलो यस और नो। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखना, इसको पूरा समराइज वे में लिखें, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखें। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ध्यान रखना। लिखने के लिए मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर लेता और पूरी कहानी में बना देता, लेकिन यार तुमको सीखना है, तुमको लिखने का तरीका आना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ इसका एक आइडिया बनाया, इसकी फिल्म बनाई। फिल्म क्यों जरूरी है, स्क्रिप्ट क्यों जरूरी है किसी फिल्म की, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं। तो इसमें ये डिमांड थी, कैसे लिखना था ये मैंने बताया था। अब आप लिखें और लिखने के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, निष्कर्ष कैसा होगा। तो निष्कर्ष में आप में समाधान तत्व कह सकते हैं कि जो मूलभूत बातें हैं उन्हें सुधार करते हुए तकनीकी यंत्रों के साथ साथ जनता को अवेयर करने के उद्देश्य से यहाँ इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो जाएं। तो यहाँ कुछ मूलभूत बातें समाधानात्मक कर सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे लोग अपने अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के जान चुके हैं, राइट टू एजुकेशन जान चुके हैं, उसको उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें। ऑल द बेस्ट। कैसी लगती है चर्चा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसी लगता है पूरा ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, अगर आपका प्रेम बना रहेगा तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट और ज़रूर करते रहिएगा, और अपने दिल से ध्यान रखना। आपको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।